बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव मोशन। तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे पहले ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, फिर पढ़ेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, फिर लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, फिर पढ़ेंगे बीट्स और डॉपलर्स इफेक्ट, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ वेव, उनका क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। यानी जो हम लोग रस्सी वाला वेव पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। और जो साउंड वेव पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो हमें पहले रस्सी वाला प्रोग्रेसिव वेव, रस्सी वाला प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है स्ट्रिंग के मीडियम में जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आगे बढ़ेगा, उस वेव को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। मीडियम के पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते हैं, पार्टिकल अपनी जगह पे ही एसएचएम परफॉर्म करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उस डिस्टरबेंस के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, मोमेंटम है, वो आगे प्रोपगेट करता है। लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह केवल क्या करते हैं, एसएचएम, राइट। तो खैर पहले आप हेडिंग डालिए वेव। तो वेव क्या है पहले ये समझा जाए। इस चैप्टर को बहुत ही गंभीरता से बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। लेकिन ए वेव इज एनी डिस्टरबेंस, ए वेव इज एनी डिस्टरबेंस, ए वेव इज एनी डिस्टरबेंस फ्रॉम नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पोजीशन that propagate without transport of matter, that propagate without transport of matter, that propagates without transport of matter, that propagates without transport of matter, right। फुल स्टॉप वाला लिखें, in general, in general, in general wave transport, in general wave transport both energy and momentum, in general wave transport both energy and momentum, in general wave transport both energy and momentum, right। ठीक है, तो समझिए जरा। कह रहा वेव एक डिस्टरबेंस है, किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को एसोसिएट करके आगे बढ़ता है। लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो आगे नहीं बढ़ते, मीडियम शिफ्ट नहीं होता है। मीडियम के पार्टिकल केवल उस जगह पे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उस ऑसिलेशन में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट। तो वेव वास्तव में एक डिस्टरबेंस का नाम है जिसमें एनर्जी का एसोसिएशन है और वो एनर्जी आगे बढ़ती है। तो एनर्जी जिस रेट से आगे बढ़ेगी उसे बोलेंगे वेव स्पीड। वेव क्या चीज है, वेव वास्तव में, हमने मान लो एक रस्सी है, रस्सी पहले अपनी नेचुरल शेप में थी, हम अगर रस्सी के शेप में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो जो डिस्टरबेंस आया उसी का नाम क्या है, वेव। और उस डिस्टरबेंस में एसोसिएटेड क्या है, एनर्जी। और वो एनर्जी उस रस्सी में जितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी उसे का नाम रख देंगे वेव स्पीड, राइट। तो मतलब समझो, जरा समझाएं हम आपको कि मान लीजिए अभी आगे हम डिटेल में जब बातचीत करेंगे तो वेव का प्रोपगेशन, वेव का जनरेशन सब समझेंगे। मान लो हम तुमसे ऐसे बोले कि ये रस्सी है और ये रस्सी एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे बंधा है, और ये रस्सी बताओ इलास्टिक है। कैसा है, इलास्टिक। ये आइडियल रस्सी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियल रस्सी कैसा होता है, इन इलास्टिक। ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, आइडियल रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये हमने इलास्टिक रस्सी लिया, ठीक। अब देखना, हमने इस एंड को पकड़ा और यहां से एक जर्क दिया, और जर्क दिया तो हमने इस रस्सी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। समझना जरा, हमने इस रस्सी की लेंथ में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, मान लो ऐसे, ये डिस्टरबेंस। तो बताओ ये रस्सी की लेंथ जो वास्तव में इतनी लेंथ हुआ करती थी, इतनी लेंथ जो कि वास्तव में इतनी लेंथ हुआ करती थी ए बी, अब मैं देख रहा हूं वो लेंथ इतनी हो गई, इस शेप में कन्वर्ट हो गई। तो जरा बताओ ये लेंथ पहले से कुछ बढ़ गई, तभी तो हमने बोला रस्सी कैसा है, इलास्टिक। तो इसका शेप डिफॉर्म हो गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन आया है यही एक डिस्टरबेंस है, ये एक
डिस्टरबेंस है जो हमने मीडियम में क्रिएट कर दिया, रस्सी के मीडियम में क्रिएट कर दिया, और इसी डिस्टरबेंस का नाम क्या है? वेव। और ये वेव रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग ऐसे आगे बढ़ेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं सी। सी का मतलब वेव स्पीड, सी का नाम है वेव स्पीड। तुम लाइट स्पीड में समझ लेना, यहाँ हम लोग वेव स्पीड को सी से लिख रहे हैं। तुमको सर वी से क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वी हम लोग पार्टिकल की स्पीड लिखेंगे आगे, तो सी हमने किसको नाम दिया है? वेव स्पीड को, राइट। अब समझना जरा, थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो यही वेव का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वेव यहां पहुंच जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो मैं तुमसे कहूं ये वाला पार्टिकल देखो जो सबसे टॉप पे था, जो अपने एक्सट्रीम पे था, अब वो थोड़ा एक्सट्रीम से नीचे आ गया। जो पार्टिकल थोड़ा सा नीचे था, अब वो देखो सबसे पीक पे पहुंच गया। तो बताए ये वाले पार्टिकल कहां जाने की तैयारी में थे? ऊपर। ये ऐसे जा रहे थे ऊपर की तरफ, ऐसे। और ये वाले पार्टिकल एक्सट्रीम से होके आ रहे थे, ऐसे ऐसे। यानी इस मीडियम में, इस रस्सी के शेप में, ये वाले पार्टिकल सब ऊपर की तरफ अपने अपने एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ये पार्टिकल कहां पे? अपने एक्सट्रीम पे। और ये वाले पार्टिकल कह रहे हैं कि हम अपने एक्सट्रीम से होकर के लौट रहे हैं, राइट। तो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें इस वेव में ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड ए है, तो आप हमारी थोड़ी सी मदद ये करिए कि बताओ ये वाला पार्टिकल, ये जो पार्टिकल अभी पीक पर है, बताओ वो अपनी हाइट कहां पे है? ए हाइट पे है। बताओ ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद बताओ ए हाइट से कुछ कम हाइट पे पहुंच गया, और ये जो कम पे था वो कहां पे पहुंच गया? ए पर। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या सारे पार्टिकल कभी ना कभी ए हाइट पर पहुंचेंगे? बस फर्क इतना होगा कि उस हाइट पर पहुंचने का टाइम सबका अलग अलग होगा। कोई देखो ये क्या कह रहा है मैं अपने पीक पर हूं, एम्पलीट्यूड पर हूं। ये कह रहा है थोड़ी देर बाद मैं पीक पे पहुंचूंगा, ये कह रहा है थोड़ी देर बाद मैं पीक पे पहुंचूंगा, ये कह रहा है थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आएगा, मैं पीक पे पहुंचूंगा, और ये कह रहा मैं अपने मीन पर हूं, ये कह रहा मैं अपने मीन पे हूं, मेरा भी नंबर आएगा, मैं अपने पीक पे पहुंचूंगा T/4 टाइम के बाद, 1 टाइम पीरियड के 4 टाइम के बाद, राइट। और बताओ ये वाले पार्टिकल क्या कह रहे हैं? हम अपने अपने पीक से लौट रहे हैं। क्या प्रोग्रेसिव वेव में ये वेव रुका हुआ है कि आगे बढ़ रहा है? ये प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बराबर बराबर होता है, यानी पूरे मीडियम का एम्पलीट्यूड बराबर होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि उस एम्पलीट्यूड पे पहुंचने का टाइम सबका अलग अलग होता है। कोई कहता तुम एम्पलीट्यूड पे हो, थोड़ी देर बाद मैं एम्पलीट्यूड पे पहुंचूंगा, कोई कहता मैं एम्पलीट्यूड से होके आ रहा हूं, राइट। तो सबका एम्पलीट्यूड बराबर होगा, लेकिन उस जगह पे पहुंचने का टाइम सबका अलग अलग होगा। अब समझना, तो तुम मुझे बस इतना बताओ, ये जो पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल इसी लाइन में है? ये जो पार्टिकल पीक पे था, बताओ वो पीक से थोड़ा नीचे आ गया, क्या वो इसी लाइन में है? लेकिन हमने क्या देखा, जो पीक था वो बताओ शेप इधर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि ये डिस्टरबेंस ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो यार बताओ ये डिस्टरबेंस लगातार आगे जा रहा है, लेकिन बताओ ये वाला पार्टिकल बताओ अपनी जगह पर ही है, बस वो बताओ अपने पीक से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे बस इतना बताओ कि मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह छोड़ रहे हैं। बताओ ये पार्टिकल क्या अपनी जगह छोड़ के लेफ्ट राइट खिसका है? ये पार्टिकल तो लगातार इसी लाइन में क्या कर रहा है? ऑसिलेट। लेकिन बताओ जो शेप था, जो डिस्टरबेंस था, जिसके साथ एनर्जी का एसोसिएशन था, वो डिस्टरबेंस किधर भाग रहा है? राइट साइड। तो हमको ये डिस्टरबेंस जाता दिख रहा है राइट, लेकिन मीडियम के पार्टिकल इसी जगह ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसा चैम। तो बताओ जो वेव का प्रोपगेशन है वो रस्सी की लेंथ के लॉन्ग है, और पार्टिकल का ऑसिलेशन लेंथ के परपेंडिकुलर है। ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की क्या पहचान है? कि पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जो जाएगा उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे कौन? पार्टिकल। उस वेव को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में हम दो वेव पढ़ेंगे, एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव और एक पढ़ेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव वो होगी जो रस्सी में आगे बढ़ती नजर आएगी। तो बताओ ये वेव रुकी है कि आगे बढ़ रही है? तो ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो ये रस्सी वाला वेव है जो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, या कुछ लोग इसी को ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव को ट्रैवलिंग भी कह सकते हो। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव या ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव। कोई प्रॉब्लम? पहले तो मुझे इतना क्लियर करिए, ये बात समझ में आ रही कि वेव में मीडियम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। मीडियम आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है। एनर्जी, अरे यार अभी ये शेप यहाँ है, थोड़ी देर बाद शेप यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा,
तो एनर्जी बताओ लगातार किधर जा रही है, आगे। लेकिन मीडियम अपनी जगह पर ही क्या है, ऑसिलेटिंग। पार्टिकल वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो किधर जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो वेव का आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का आगे बढ़ना। जो वेव स्पीड है वास्तव में वो एनर्जी के आगे बढ़ने का रेट है कि पर सेकंड कितना मीटर रस्सी में एनर्जी आगे जा रही है, उसी को वेव स्पीड कहते हैं। तो पहले तो बहुत सारे लोग ये डाउट बनाते हैं वेव क्या है। तो वेव, तुमसे कहा जाए वेव क्या है तो क्या एक्सप्लेन करोगे कि वेव रस्सी में एक डिफॉर्मेशन है, जो शेप हमने बनाया उसी शेप का नाम वेव है। वो शेप आगे खिसक रहा है, लेकिन उस जगह के पार्टिकल अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। रस्सी के पार्टिकल कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने, वो तो केवल वाई के लॉन्ग ऐसे सचम कर रहे हैं। और सब कभी ये हाइट पे, ये मीन पे है, ये कह रहा मैं मीन पे आऊंगा, ये हाइट पे पहुंचेगा। इसके बगल वाला कहेगा तुम नीचे आओगे तो हम ये हाइट पे पहुंचेंगे। तो बताओ मीडियम के पार्टिकल तो लगातार ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो शेप है वो लगातार रस्सी के लॉन्ग आगे जा रहा है, राइट। अब सवाल ये आया कि सर इसमें एनर्जी कहां है, ये जो शेप है इसी में एनर्जी है। बहुत सारे पार्टिकल हमको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल कहां का है, मीन का। ये कहां का, एक्सट्रीम का। ये कहां का, मीन का। हमसे कहा जाए सर यहाँ पे जो एनर्जी का एसोसिएशन है वो जरा बताइए किस पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा, किसके पास का, वो कौन सी एनर्जी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होंगी, कौन कौन, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए। ये वेव है, मान लो ऐसे, ऐसे कोई वेव था, ऐसे, ठीक ठीक। अभी तो हम ये आधा शेप दिखा रहे हैं। वेव एक डिस्टरबेंस है। आगे हम लोगों को जनरली साइन या कोसाइन वेव पढ़ना है, जैसे हार्मोनिक वेव बोलते हैं हम लोग। लेकिन हम तो वेव जनरल भी पढ़ सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप का वेव पढ़ सकते हैं, सर्कुलर शेप का वेव पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं तुमसे कहूं ये पार्टिकल देखो जरा, ये पार्टिकल जरा समझना। रस्सी जब स्ट्रेट हुआ करती थी ऐसे, तो जरा बताइए आप हमें, ये पार्टिकल बताओ, ये पार्टिकल ये कहां पे है, अपने एक्सट्रीम पे। तो इसकी वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0। तो बताओ जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है वेव में, रस्सी वाली वेव की बात हो रही है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी अगर 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अरे इसके ऊपर कहां शेप, शेप की मैक्सिमम हाइट है, तो एक्सट्रीम नहीं हुआ, ये मैक्सिमम हाइट। इससे और ऊपर कोई गया है क्या कभी। तो एक्सट्रीम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, यहां कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, डिफॉर्मेशन पे। तो जरा बताओ यहां का शेप देखो जरा, इसके अगल बगल ये रस्सी है इतना, और जब ये रस्सी स्ट्रेट हुआ करता था तो बताओ ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, यहां कोई डिफॉर्मेशन, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है उसके बाद पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0। यानी एक्सट्रीम वाला पार्टिकल पोटेंशियल के मामले में एकदम पुअर, काइनेटिक के मामले में भी एकदम पुअर। अच्छा, जो पार्टिकल, और इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, जो डिफॉर्मेशन है वो शेप में देखा जाएगा, और किसी भी रस्सी का शेप डिफॉर्म इस बात से डिसाइड होगा कि उसमें स्लोप कितना ज्यादा है। यहां स्लोप कितना है 0, यहां स्लोप कितना, हम कहेंगे कोई डिफॉर्मेशन नहीं। किसी का शेप डिफॉर्म कैसे बोलोगे, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन। तो अगर हमें डिफॉर्मेशन मेजर करना होगा तो हम किससे करेंगे, स्लोप से। स्लोप यहां रिप्रेजेंट करेगा डिफॉर्मेशन को, राइट। अब समझना, ये वाला पार्टिकल से देखना, ये वाला पार्टिकल, ये बताओ नीचे जा रहा था ऐसे, ये कहां का पार्टिकल है, मीन का। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मैं लिख रहा हूं एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, यस। ये किधर जा रहा है, ऊपर। बनाया तो है उधर फोटो। ये कब की बात है, जब ये वेव किधर जा रहा है,
राइट, ऐसे सी स्पीड से। ये तब की बात है। अगर यही वेव लेफ्ट जा रहा होगा, सुनो इधर, तो ये पार्टिकल जा रहे होंगे ऊपर, ये आ रहे होंगे नीचे। अभी सब बताऊंगा, सब देख के बता दोगे तुम, अभी थोड़ा समय तो दीजिए। एट मीन पोजीशन बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहां स्लोप भी सबसे ज्यादा, यहां स्लोप सबसे ज्यादा है। टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये रस्सी देखो जो इतनी हुआ करती थी, इतनी, वो यहां इतनी लेंथ में। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहां? मीन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां? मीन पर। तो मीन वाला पार्टिकल पोटेंशियल के मामले में सबसे रिच, काइनेटिक के मामले में सबसे रिच, राइट। तो प्रोग्रेसिव वेव, रस्सी वाला प्रोग्रेसिव वेव में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी किस पार्टिकल के पास होती है? जो मीन पे। और सबसे एनर्जी के मामले में खाली पार्टिकल एक्सट्रीम वाला। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एसएचएम किस डायरेक्शन में? पार्टिकल, हाँ, वाई डायरेक्शन में। वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में। अगर वेव जा रहा है एक्स में, तो पार्टिकल ऑसिलेट या तो वाई में या जेड में, यानी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। और ये बेटा कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, मीन वाला पार्टिकल काइनेटिक के मामले में भी रिच है, पोटेंशियल के मामले में रिच है, लेकिन इसकी जो रिचनेस है वो परमानेंट है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस। थोड़ा समय बदलने दीजिए, ये कहेगा कि मैं नीचे जाऊंगा, मेरी जगह कोई और ले लेगा। बोलो भाई, तो क्या ये भी कभी अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा? और जब एक्सट्रीम पहुंचेगा तो कहेगा हम बिल्कुल गरीब हो गए एनर्जी के मामले में। तो एक बात बता रहा तुम हमको, जरा फील कराया तुमको थोड़ा सा। अभी तो हमने थोड़ा सा वेव बनाया, थोड़ा सा फील करना। ये कहाँ है? ये कहाँ है? बहुत बढ़िया। इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? 5/2। शाबाश बेटे। एक मीन पर है और एक एक्सट्रीम पे है। सही में बताया, तुक्का लगाया? ओके। एक मीन पर है, एक एक्सट्रीम पे है। इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? 5/2। ध्यान से देखना, ये मीन से किधर जा रहा? नीचे, ये एक्सट्रीम पे। जब ये पहुंचेगा लोअर एक्सट्रीम, तो ये आएगा मीन, आएगा या नहीं? सुनना ऐसे है, ये मीन, ये एक्सट्रीम, तो ये पहुंचा लोअर एक्सट्रीम, ये आया मीन। ये पहुंचा मीन, ये पहुंचा लोअर एक्सट्रीम, ये पहुंचा एक्सट्रीम, ये आया मीन, ये आया मीन, ये पहुंचा एक्सट्रीम। वन पीरियड। तो बताओ जरा, क्या इनके बीच में हमेशा फेज डिफरेंस 5/2 रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस मुझे इतना बता दो कि ये अपने एक टाइम पीरियड में, ये वाला अपने एक टाइम पीरियड में मीन से कितनी बार गुजरा? 2 बार। ये अपने टाइम पीरियड में मीन से कितने बार गुजरा? तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मामले में रिचनेस दोनों को वन टाइम पीरियड में 2 बार मिली। गरीब भी कितने बार हुए? तो इसका मतलब अगर वन टाइम पीरियड में एवरेज बात करें, एवरेज बताओ, एवरेज एनर्जी दोनों पार्टिकल के पास बराबर, बराबर दोनों के पास। अरे इससे पूछो, इसकी भी वही स्टोरी है। कह रहा हमारा, तुम्हारा, हमारा, सारे पार्टिकल कह रहे हैं कि हमारी वन टाइम पीरियड में एवरेज एनर्जी सबकी बराबर है। कभी तुम्हारा नंबर, कभी मेरा नंबर, कभी तुम रेच, कभी हम पुअर, कभी हम रेच, तुम पुअर, लेकिन एवरेज बात करो तो सबकी एनर्जी क्या होगी? बराबर। तो ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिए, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, राइट। ये बात समझ आ रही कैसे बोला मैंने? एवरेज एनर्जी सबकी सेम होगी। ये सब अभी डिटेल में आएगा, लेकिन अभी हम बस ऐसे दिमाग में बैठा रहे हैं, ये सब डिटेल में आएगा। थोड़ा सा फील होना जरूरी है कि क्यों ऐसी बात हो रही है।
remain same in one time. Remain same in one time period. Average energy, right? अब डाले क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में लिखें डिपेंडिंग ऑन मीडियम we can classify the wave depending on medium we can classify the wave into two different kinds. We can classify the wave into two different kinds. ठीक है, पहला लिखें नॉन मैकेनिकल वेव। पहला लिखें नॉन मैकेनिकल वेव। पहला लिखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें एक लाइन लिख लें, वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। Wave do not require a medium for propagation. Wave do not require a medium for propagation. Are called non-mechanical. यानी वो वेव जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल। एग्जाम्पल में रेडियो वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, ये सब किसमें आएंगे? नॉन मैकेनिकल। दूसरा लिखें मैकेनिकल वेव, जो हमें पढ़ना है। दूसरा लिखें मैकेनिकल वेव, जो हमारा टॉपिक रहेगा। मैकेनिकल वेव, इसमें एक लाइन लिख लें, वेव दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। Wave that require medium for propagation are called mechanical wave. एग्जाम्पल में लिखें स्ट्रिंग वेव। दूसरा लिखें कॉमा करके साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव कॉमा साउंड वेव। तो रस्सी वाला वेव को रस्सी का मीडियम चाहिए, साउंड को एटमॉस्फेयर चाहिए, तभी ट्रैवल कर पाएगा। अब आगे लिखें, एक लाइन लिख रहे हैं इसी में आगे, मैकेनिकल वेव हैव एनर्जी in form of potential and kinetic. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पे करा? मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मीडियम की जरूरत है भी या नहीं है, उसके आधार पे हमने जो क्लासिफिकेशन करा वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अब हम लोग जो दूसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो लिखें डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, present in medium
present in medium, wave can be classified into two different kinds. Wave can be classified into two different kinds. ठीक है, पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल है उनके ऑसिलेशन के बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। पहला लिखें ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव को कैसे पहचानेंगे कि वेव मोशन और पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होगा। एग्जांपल में कौन सा वेव? स्ट्रिंग वेव, राइट। अब स्ट्रिंग में भी हम दो तरीके का वेव पढ़ेंगे। एक स्ट्रिंग में आगे बढ़ने वाला वेव जिसे बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, एक रस्सी में रुका हुआ वेव जिसे बोलेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, जो हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनिक्स वगैरह, टोन्स वगैरह, जो म्यूजिशियन टोन क्रिएट करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। जो आप देखे होंगे गिटार वगैरह बजाते हैं तो वायर को टाइट करते रहते हैं, नोट्स एंटी नोट्स क्रिएट करते हैं, तो वो किसमें आते हैं? प्रोग्रेसिव में कि स्टैंडिंग में? स्टैंडिंग में। ये सब आगे आएगा अभी। तो आप इसमें लिखें एक लाइन लिखें, द वेव मोशन एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल of medium are mutually perpendicular to each other. Full stop हुआ लिखें, this form of wave motion travel in form of crest and trough. Travel in form of crest and trough. किस फॉर्म में ट्रैवल करेंगे? क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, राइट। तो समझिए जरा, एग्जांपल लिख लें, वेव ट्रैवलिंग along a stretched string. Wave traveling along a stretched string. Right? Wave traveling along a stretched string. तो हम लोग यहां पर अभी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एक सेकंड में मीडियम का कोई भी पार्टिकल कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, उसे क्या बोलेंगे? वेव फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स। जिसने उस वेव को बनाया होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी मीडियम के पार्टिकल की जनरेट होगी, और वो फ्रीक्वेंसी मीडियम से डिपेंड नहीं करेगा। यानी हम रस्सी के एंड को पकड़ के एक सेकंड में 10 ऑसिलेशन करा दें तो हम कहेंगे कि हमारे हाथ की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो वही रस्सी के उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी भी 10 होगी। और वो रस्सी बदल जाए, दूसरी रस्सी उससे बांध दो आगे, तो वही वेव जब दूसरी रस्सी में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिसाइड किसने करी है? सोर्स ने। अगर सोर्स मेरी जगह दूसरा आदमी लाओ तो हो सकता है वो एक सेकंड में 5 ही बार ऑसिलेट कर पाए, तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी? 5। तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? सोर्स, राइट। एक होता है टर्म वेवलेंथ, एक टर्म होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव
क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? 1 लैम्डा, 1 वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ, 1 लैम्डा। सही डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो हम रट लेते हैं कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का गैप 1 लैम्डा होता है। सही डेफिनेशन क्या है? दो नियरेस्ट पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच का गैप 1 लैम्डा होता है। दो नियरेस्ट पार्टिकल विच आर इन सेम फेज हैविंग पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। दो नियरेस्ट पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 1 लैम्डा। ये सही डेफिनेशन। और बढ़िया डेफिनेशन बताएं। नाम समझो वेव लेंथ। वेव क्यों रखा गया वेव लेंथ? वेव की लेंथ। इसका मतलब एक कंप्लीट वेव जितनी लेंथ में बनती होगी उसी को नाम 1 वेव लेंथ। एक कंप्लीट वेव की लेंथ को 1 वेव लेंथ कहेंगे। अब एक कंप्लीट वेव किसे कहते होंगे तो वो सब अभी सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। बहुत बढ़िया, सब एक एक बात का जवाब आपको मिलेगा, राइट। तो पहले समझेंगे आप। मैं तुमसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए हमने कहा कि जो रस्सी वाला वेव है उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्यों भाई? ऐसे मान लो है, ठीक। तो बताओ ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? ये देखो y इक्वल टू कहां पे? प्लस ए। कभी ये यहां पहुंचेगा तो ये y बराबर 0, और कभी जब ये यहां पहुंचेगा तो y बराबर माइनस ए। तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इस लाइन में, और ये वेव जा किधर रहा है? x के अलोंग। ये वेव स्पीड है। तो यहां बताओ वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का ऑसिलेशन कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। इस वेव को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। अगर हम और डिटेल में थोड़ी बातचीत करें, समझना, मैं तुमसे कहूं एक कंप्लीट वेव दिखाते हैं हम आपको। ये है एक कंप्लीट वेव। अभी इन सबका इक्वेशन वगैरह भी लिखना सीखेंगे सब कुछ, लेकिन अभी तो हम ऐसी वेव बना दे रहे हैं। मान लो ये कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट वेव है। बताओ ये पार्टिकल, ये वेव मान लो राइट जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान से देखना। ये c जो है पॉजिटिव है, जिसे बोल रहे हैं वेव वेलोसिटी। अगर c पॉजिटिव है तो ये वेव किधर जा रहा है? राइट साइड। अगर c नेगेटिव होता तो वेव किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल किधर जा रहा है? पार्टिकल राइट जा रहे हैं। हाँ, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव तो किधर जा रहा है? अप। पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव किधर जा रहा है? डाउन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस माइनस होने का मतलब अप डाउन, वेव वेलोसिटी प्लस माइनस होने का मतलब राइट लेफ्ट। क्लियर है? देखो यहां दो बातें एक साथ चलेंगी तो कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आप अगर सही से समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब देखिएगा, हम तुमसे कहें बताओ ये वेव किधर जा रहा है? राइट। जिस समय का ये फोटो है उस समय बताओ ये वाला पार्टिकल कहां पे है? अपने मीन पर। कहां जाने की तैयारी? ऊपर कि नीचे? अभी अभी बना के गए थे, इतना सेप अभी अभी बना के गए थे। ये किधर जा रहा था? नीचे। ये कहां पे? मीन पे ना। तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी बेटा? क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? यस। और एसएचएम में मीन पे स्पीड कितनी होती थी? ए ओमेगा। वेरी गुड। आज लग रहा तुम कुछ खा के आए हो। ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? ए ओमेगा। तो बताओ मीन पर एसएचएम में स्पीड क्या होती थी? ए ओमेगा। बताओ इसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि कहां का पार्टिकल है? मीन का। लेकिन खैर अभी हम एक्सेलरेशन की बात ना करें, हम वेलोसिटी की बात करें। बताओ, अच्छा ये पार्टिकल यहाँ पे पोटेंशियल के मामले में भी मैक्सिमम, काइनेटिक के मामले में भी मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। अच्छा ये सारे पार्टिकल क्या नीचे आ रहे हैं ऐसे? अच्छा इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये अपने कहां है? एक्सट्रीम। और ये मान लो एम्पलीट्यूड है ए, ठीक। ये सब पार्टिकल कहां जा रहे थे? ऊपर। ये मीन का है, किधर जा रहा है? ए ओमेगा से ऊपर। ये पार्टिकल सब कहां जा रहे हैं? ऊपर। ऐसे ऐसे। इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, एक्सट्रीम पे। ये कौन से एक्सट्रीम पे है? अपर एक्सट्रीम के लोअर एक्सट्रीम?
लोअर एक्सट्रीम, और ये वाले पार्टिकल सब कहां जा रहे हैं? नीचे, ऐसे। और ये पार्टिकल देखो, यही वाला पार्टिकल तो है, किधर जाने की तैयारी? नीचे। मैक्सिमम स्पीड कितनी? ए ओमेगा। ए ओमेगा की स्पीड है, ठीक। हम आपसे कुछ बात, ये एक कंप्लीट वेव कही जाएगी, एक कंप्लीट वेव ये है, देखना ध्यान से। मैं तुमसे कहूं, जवाब देना हमारे कुछ सवालों का, इनका नाम रख दें। ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4, ये पार्टिकल 5। अभी हम 1 2 3 4 5 के बारे में बात कर रहे हैं। हम इनके भी बीच में भी बात कर सकते हैं, करेंगे थोड़ी देर से, लेकिन हम आपसे पहले आसान सी बात पूछना चाहते हैं। 1 और 2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस? अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? ट्राफ। ये इसे क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ये क्रेस्ट, ये ट्राफ, ये मीन। बताओ, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस? π/2। इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में 2 पाई। वेरी गुड। 2 पाई मतलब सेम फेज में आ गए। इन दोनों के बीच में 3 π/2। अगर एसएसएम ना पढ़े होते तो क्या बता पाते? नहीं बता पाते, लेकिन लोग एसएसएम के बिना वेव पढ़ लेते हैं, पता नहीं कैसे। तो बताइए, अब तुम हर एक के बीच में फेज डिफरेंस डायरेक्ट बता दे रहे हो, देख के बता दे रहे हो। अब जवाब देना मुझे, ये पार्टिकल इसके जैसा बनने में कितना टाइम लेगा? T/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पार्टिकल इसके जैसा बनने में T/2। बहुत बढ़िया। एक बात समझो, अगर ये पार्टिकल यहां पे, क्या यहीं रहेगा कि लौट के मीन पे भी आएगा? क्या कभी लोअर एक्सट्रीम पे भी जाएगा? क्या फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे आएगा? एक बात, तो हम यहां दो बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो एक ही पार्टिकल समय के साथ एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर अपर एक्सट्रीम। बताओ, क्या एक ऑसिलेशन हो गया? जब वो यहां से यहां पहुंचा, कितना फेज चेंज किया? π/2। क्योंकि वो अपने एक्सट्रीम से कहां पहुंचा? मीन पे पहुंचा। देख रहा हूं, दो बातें ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, दोनों यहीं लोगों का कंफ्यूजन रहता है। ये पार्टिकल एक्सट्रीम से अपने मीन पे आया, कितना फेज चेंज किया? π/2। ये फिर अपने मीन से लोअर एक्सट्रीम, कितना और चेंज? π/2। टोटल फेज चेंज। फिर लौट के आया, π/2, 3 π/2 हो गया। फिर यहां आ गया 2 पाई, क्या सेम फेज में आ गया? यानी 2 पाई फेज चेंज करने में इसने कितना समय लिया? टी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी पार्टिकल टी टाइम के अंदर कितना फेज चेंज करता है? तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 2 पाई / टी फेज चेंज। तो डेल्टा टी सेकंड में कितना फेज चेंज करेगा? तो हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर 2 पाई / टाइम पीरियड इनटू डेल्टा टी। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया अपना, आगे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा फाई 2 पाई / टाइम पीरियड इनटू डेल्टा टी। ये किसके लिए? फेज डिफरेंस ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, फेज डिफरेंस ऑफ ए सिंगल पार्टिकल observed at two different times, having time interval कितना? डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये जो फेज डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई / टाइम पीरियड इनटू डेल्टा टी, ये एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं और उन दोनों टाइम के बीच का फर्क है डेल्टा टी। तो उसने कितना फेज चेंज बदला होगा, वो यहां से निकलेगा। ये दो अलग अलग पार्टिकल का फेज डिफरेंस नहीं है, ये एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग टाइम पे देखा तो फेज बदलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि एक ही पार्टिकल कभी एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, कभी लोअर एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, कभी एक्सट्रीम पे, तो एक ही पार्टिकल समय के साथ अपना फेज चेंज कर रहा है। दूसरी बात, हम गए, हमने स्नैपशॉट लिया, फोटो ली, हमने देखा ये कहां है? मीन से किधर जा रहा है? लोअर एक्सट्रीम की तरफ। ये कहां है? मीन पे, अपर एक्सट्रीम। कितना फेज चेंज?
पाई। हम देख रहे हैं एक ही टाइम पर दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में भी फेज का डिफरेंस है। एक बात तो ये समझ में आई, एक ही पार्टिकल समय के साथ फेज बदल रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल ऐसे चमक रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो फेज बदल रहा है। लेकिन एक ही टाइम पर दो अलग अलग पार्टिकल भी तो फेज बदल रहे हैं। तो बताओ जरा, इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस? 2 पाई। यहां से यहां तक की दूरी होती है लैम्डा। बताओ इसके बाद अगला पार्टिकल बताओ जो इसके साथ सेम फेज में हो। क्या यहां कोई पार्टिकल मिला? जल्दी बोलो। इस पार्टिकल के साथ अगला नियरेस्ट पार्टिकल जो सेम फेज में है, बताओ क्या इसके अंदर कोई पार्टिकल होगा? पहले ये बताओ कौन सा 2 होगा? 2 कहां से होगा? इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस? पाई बाय 2। मैं कह रहा हूं मैंने एक स्नैपशॉट लिया, उस स्नैपशॉट में बताओ इस पार्टिकल के साथ सेम फेज में नियरेस्ट पार्टिकल, क्या बताओ सीधा 5 होगा? बोलो, क्योंकि इनके बीच में इनके बीच में इनके बीच में तो इनके बीच में 2 पाई का सेम फेज आया। और दो नियरेस्ट पार्टिकल जिनके बीच में सेम फेज में आते हैं उनका पाथ का डिफरेंस लैम्डा। ये दूरी है लैम्डा, ये दूरी 1 लैम्डा। तो दो नियरेस्ट पार्टिकल विच आर इन सेम फेज हैविंग पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, यानी लैम्डा डिस्टेंस में कितना फेज चेंज हुआ? 2 पाई। बहुत बढ़िया। तो 1 मीटर में कितना चेंज हुआ? 2 पाई बाई लैम्डा। तो बताओ डेल्टा एक्स डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, तो बताओ मैं एक फॉर्मूला ना बना दूं सीधा कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये कब लगाएंगे? डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल observed at same time, between two particle observed at same time, having path difference कितना? अरे पूरी बात बोलो, कितना? डेल्टा एक्स। हैविंग पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो सुनो, दो फॉर्मूले हैं, याद करो। एसएचएम में एक ही फॉर्मूला था, डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू डेल्टा टी। बोलो, यही तो पढ़े थे। क्यों? वहां एक ही पार्टिकल था और वो समय के साथ बस फेज बदल रहा था। कभी वो मीन पे, कभी एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, कभी लेफ्ट एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, समय के साथ फेज बदल रहा था। यहां एक पार्टिकल तो समय के साथ बदल ही रहा है और साथ में एक समय पर ही दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में भी फेज बदलता दिखाई दे रहा है। तो यहां मामला दो तरीके से फेज बदलने का है। यहां तो बहुत पार्टिकल है, राइट? तो एक पार्टिकल समय के साथ फेज बदलेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू डेल्टा टी। दो अलग अलग जगह के पार्टिकल जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, उनके बीच में फेज डिफरेंस एक समय में निकालें अगर, तो वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, राइट? कोई तुमसे कहा लैम्डा क्या चीज? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज? दो नियरेस्ट पार्टिकल विच आर इन सेम फेज हैविंग पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। यानी उसे हम एक कंप्लीट वेव बोलते हैं जब हम वेव का एक पार्टिकल पकड़ लें और अगला पार्टिकल हमें उसी के जैसा मिल जाए। उसी के जैसा मिलने का मतलब है सेम फेज में मिल जाए। और सेम फेज का मतलब है अगर वो मीन से नीचे जा रहा है तो अगला भी मीन पर नीचे ही जाता मिले तब सेम फेज कहेंगे। अगर एक मीन से नीचे जा रहा है और हमने अगला पकड़ लिया मीन से ऊपर जाता हुआ, कितना फेज? पाई, आउट ऑफ फेज। तो सुनो, ये दूरी कितनी है पूरी? लैम्डा। ये दूरी कितनी होगी? बहुत बढ़िया, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 में कितना फेज डिफरेंस? पाई बाई 2। बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी लैम्डा बाई 2। बहुत बढ़िया। ये दूरी भी कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। बहुत बढ़िया, राइट? यानी लैम्डा में फेज डिफरेंस 2 पाई, लैम्डा बाई 2 में पाई, लैम्डा बाई 4 में पाई बाई 2, राइट? नोट करें, नोट करें।
आगे बढ़ा जाए। अब हम आपसे कोई भी दो पार्टिकल के बीच में एक ही टाइम पर क्या फेज डिफरेंस पूछ सकते हैं? अगर हम फेज डिफरेंस निकाल लें तो क्या हम पाथ डिफरेंस भी बता सकते हैं? यस, देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए। मान लो हम आपसे सवाल करें कि हम आपको एक कंप्लीट वेव दिखा रहे हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x एट एनी टाइम t बराबर t, यानी किसी भी समय पर हमने एक स्नैपशॉट लिया और वो स्नैपशॉट ऐसा था, और ये वेव किधर जा रहे हैं? राइट। c पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक। हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं आपको, एक पार्टिकल हमने यहां लिया, ये हाइट है a/2, एक पार्टिकल हमने यहां ले लिया, पार्टिकल 1, और ये पार्टिकल 2। बताओ जरा, ये पार्टिकल 1 कहां जा रहा होगा? नीचे। बहुत बढ़िया, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ऐसे। अच्छा, ये पार्टिकल कहां जा रहा होगा? ऊपर, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, ये भी कितनी हाइट पे है? a/2 पर, ठीक है। अच्छा, एक पार्टिकल हमने यहां ले लिया, a/2 नीचे, ये भी कहां जा रहा है? ऊपर, ऐसे जा रहा है। हमने ये पार्टिकल, 3 पार्टिकल लिए मान लो, ठीक। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि 1 और 2 के बीच में ये गैप कितना है? ये डेल्टा x1 कितना है? ये हमको निकालना है। ये डेल्टा x निकालना है, x1 छोड़ो x, ठीक है। हम आपसे कहें 2 और 3 के बीच का ये गैप कितना है? ये डेल्टा x बताता है। ये हमको निकालने को बोला गया क्वेश्चन में, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? चलो बताओ, 1 और 2 के बीच का डेल्टा x कितना? λ/2, λ/4, ओके। यहां से यहां तक कैसे कर दिया तुमने λ/4? इतना बड़े जल्दी कैसे कर दिया λ/4? इतना तेज कैसे हो गए? ये तो हमने कोई टेक्निक नहीं सिखाई है, आप बताइए।
अरे यार गलत सबात क्यों बता रहे हो, ऐसे कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं चल रहे हो। अब ये भी क्या सीखा था, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यही तो सीखा। कोई भी दो पार्टिकल जिनको हम एक ही समय पर देख रहे हैं, जिनके बीच का गैप डेल्टा एक्स है, उनके बीच में फेज का डिफरेंस डेल्टा फाई। इनके बीच का पहले फेज डिफरेंस बताओ तुम मुझे, 1 और 2। यार तुम्हें एसएचएम पढ़ाने का मेरा बेकार हो गया पूरा, अगर तुम ऐसे आंसर दे रहे हो। 1 और 2 देखो गौर से, यहां ऊपर नीचे मामला है। हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट राइट। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट राइट। इसमें क्या है, ऊपर नीचे। तो हम इसको लेफ्ट राइट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में वही है। बताओ चलो, एक पार्टिकल ये हो गया x बराबर 0, x बराबर 0 की जगह हम इसको लिख दे रहे हैं y बराबर 0। ये हो गया y बराबर प्लस ए, ये हो गया y बराबर माइनस ए। ठीक, एक पार्टिकल a/2 से किधर जा रहा है, नीचे। नीचे का मतलब लेफ्ट, तो a/2 प्लस a/2 पे है ना, ये मीन की तरफ जा रहा है। ये पार्टिकल नंबर 1। पार्टिकल नंबर 2 प्लस a/2 पे ही है, किधर जा रहा है, राइट साइड, ऐसे जा रहा है पार्टिकल नंबर 2। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 बराबर। एसएचएम का सवाल है वो। अब अगर तूने पाई कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई, समझ लो। देखो इनको यार क्या हो गया इनको यार, ऐसे गंदे गंदे जवाब इतना पढ़ाने के बाद। बताओ जल्दी। अब बताइए जरा, यहां से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, यार ये आएगा 2π/3। अब तुम कहो ये कैसे आया, तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये हमने एसएचएम में बहुत डिटेल में बातचीत करी है। फेज डिफरेंस कितना, 2π/3। यहां से यहां तक फेज डिफरेंस π/3, और यहां से यहां लौटने में भी कितना, π/3। 2π/3 फेज डिफरेंस। अगर बताओ फेज डिफरेंस 2π/3, तो यहां रख दो 2π/3 बराबर 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2π से 2π हो गया कैंसिल, डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/3 आंसर हो गया। ये आंसर आ गया। तो आपको पता है इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये λ/3 है। बोलिए। अब 2 और 3 के लिए देखो, फॉर पार्टिकल 2 एंड 3, फॉर पार्टिकल 2 एंड 3 देखिए, तो जो पार्टिकल नंबर 2 है और पार्टिकल नंबर 3 है, इनके बीच का ये हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। पहले निकालो इनके बीच में फेज डिफरेंस। बताओ पार्टिकल नंबर 2 और 3 गौर से देखो, 2 कहां पे है, 2 कहां पे है, a/, किधर जा रहा है, ऊपर का मतलब राइट। ये बताओ -a/2, यहां होगा -a/2, किधर जा रहा है, राइट। ऐसे इनके बीच में फेज डिफरेंस, इनके बीच में फेज डिफरेंस। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कितना फेज डिफरेंस, π/6। ये कितना, π/6। दोनों के बीच में 2π/6। और चाहो तो सर्कल में एक बार वापस हम रिवीजन करा दें, सर्कल में आइए चलिए। ये दो पार्टिकल हैं, एक है a/2 पर राइट जा रहा है, तो क्या वो यहां होगा, ये पार्टिकल नंबर 2 था ना, ये 2 था और ये 3 था, ठीक। तो ये पार्टिकल नंबर 2, और ये बताओ a/2 है, क्लॉकवाइज सर्कल लेते थे, ये एंगल कितना 30, नो नो नो, ये कितना 60 आएगा, ये a, ठीक है, कोई दिक्कत। पार्टिकल नंबर 3 बताओ कहां है, -a/2, किधर जा रहा है, राइट। तो कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे कहीं होगा। और ये हमारा पार्टिकल नंबर 3। तो बताओ ये a/2 आना है, तो क्या ये 60 होगा,
ये A/2। तो बताओ इनके बीच में ये एंगल 30, ये एंगल 30। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पाई। या तो ये बताओ घुमा के पूरा ये, तो 360 में से कितना कम करो 60, तो ये आया तुम्हारा कितना 2 पाई में से 60 पाई/3 कम कर दो। हाँ 5 पाई/3 बोल दो, या तो 5 पाई/3 बोल दो, या इसमें 2 पाई ऐड कर दो, या 2 पाई घटा। ये 2 पाई से बड़ा आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, ये 2 पाई से छोटा है ना, तो इसमें 2 पाई हम बढ़ा सकते हैं, 2 पाई घटा सकते हैं। तो अगर हम इसमें 2 पाई घटाएं तो कितना आएगा -पाई/3, सही ना। तो बताओ क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई/3 लिखा जा सकता है? बोलिए मैग्नीट्यूड पाई/3, तो इन ये पाई/3 वाला ही तो है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चाहे तो आप इसमें 2 पाई घटा दीजिए, चाहे 2 पाई जोड़ दीजिए। तो बताइए आप हमें जरा, अगर हम 2 पाई/3 आ गया, ये देखो पाई/6 पाई/6 पाई/3, बोलिए। तो बताओ लगा दो इनके बीच में डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये हुआ देखो बेटा पाई/3, ये हुआ 2 पाई/λ, और ये डेल्टा एक्स हमें निकालना है। पाई से पाई चला गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई λ/6, ये आ गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो गया λ/6। तो इनके बीच की ये दूरी है, ये λ/6 हो जाएगी। जवाब दीजिए, बोलो मानस त्रिपाठी। अब लिखें दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कौन सी वेव की बात चल रही थी? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस करता है किसके फॉर्म में? क्रेस्ट एंड ट्रफ। लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करते, लेकिन एनर्जी आगे बढ़ती है इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। और एनर्जी जिस स्पीड से आगे बढ़ती है उसी स्पीड का नाम क्या है? वेव स्पीड। एनर्जी के आगे बढ़ने का रेट है वेव स्पीड, ये ध्यान रखना। या सोचो जो शेप आया था उस शेप के आगे बढ़ने का रेट है वेव स्पीड, राइट। कोई दिक्कत? हेड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक लाइन लिखें, इन दिस वेव particle of medium oscillate, in this way particle of medium oscillate, in this way particle of medium oscillate about mean position along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, full stop वाला लेकिन this type of wave propagate in form of compression and rarefaction. This type of wave propagates in form of compression and rarefaction. This type of wave propagates in form of compression and rarefaction. और इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसमें पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट ऐसे करेंगे, ये मान लो उनके मीन पोजीशन है x बराबर 0। मान लो वेव x के लॉन्ग जा रहा है, जैसे साउंड वेव कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर साउंड x के लॉन्ग जा रहा है
तो जो एयर के पार्टिकल होंगे वो भी एक्स के अलोंग ही ऑसिलेट करेंगे। वैसे साउंड 3 डायमेंशनल वेव है कि अगर मैं बोलूंगा तो साउंड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में कंसीडर, मान लो मैंने एक पाइप लगाया, उस पाइप में बोलना शुरू किया, तो फिर पाइप की लेंथ के अलोंग ही पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे और साउंड का प्रोपगेशन भी पाइप के अलोंग ही होगा। तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ये उनका राइट एक्सट्रीम, ये उनका लेफ्ट एक्सट्रीम, यानी ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे। क्यों भाई? ऐसे, ऐसे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे और वेव का प्रोपगेशन भी इधर ही की तरफ होगा, ऐसे। ये वेव डायरेक्शन होगी, वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन। पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे, अब पार्टिकल का एसएचएम भी एक्स के लॉन्ग होगा, ऐसे। ये मीन है, मान लो राइट एक्सट्रीम दे जाएगा, मीन तक आएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम, ऐसे ऑसिलेट करेंगे और वेव भी किधर जा रहा है? एक्स के लॉन्ग। और ये वेव प्रोपगेट कर, जबकि याद करो उसमें क्या होता था, ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते थे, मीन अपर एक्सट्रीम, मीन लोअर एक्सट्रीम, मीन अपर एक्सट्रीम, और वेव जाता था एक्स के लॉन्ग, पार्टिकल ऑसिलेट करते थे वाई। और यहां पार्टिकल जा रहा है, वेव जा रहा है एक्स के लॉन्ग, पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं एक्स के लॉन्ग। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेस करता था इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, साउंड वेव, प्रोग्रेस करेगा इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। दो लगातार क्रस्ट के बीच का गैप, दो लगातार क्रस्ट के बीच का गैप 1 लैम्डा, दो लगातार ट्रफ के बीच का गैप लैम्डा 1 लैम्डा। ऐसे यहां दो लगातार कंप्रेशन के बीच का गैप लैम्डा, दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच का गैप लैम्डा, राइट। इसका मतलब यह भी हुआ कि दो लगातार कंप्रेशन सेम फेज में होते हो, दो लगातार रेयरफैक्शन भी सेम फेज में होते हो। क्यों भाई? अब कैसे बनते होंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो मान लो हम तुमसे ऐसे कहें, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसे, और यहां पे जो एयर है ऐसे। अभी ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग है वो अपने मेन पोजीशन पे है, तो यहां पे जो एयर होगी वो एयर की डेंसिटी एकदम नॉर्मल डेंसिटी होगी, लाइक दिस, ऐसे नॉर्मल डेंसिटी। तो यहां जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल प्रेशर होगा पीएटीएम, ठीक। हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को पकड़ा और ऐसे वाइब्रेट करा, तो इसके ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग है वो कभी बाहर, कभी फिर मीन, फिर अंदर, ऐसे। ये ऐसे कर रहा होगा, ये नेचुरल है, पहले जाएगा बाहर, फिर मीन, फिर अंदर थोड़ा सा आएगा, फिर नेचुरल, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर मीन, फिर अंदर, यानी इस तरीके का पिक्चर बनेगा। ये प्रोंग है, ये नेचुरल, ऐसे होगा। तो जब ये ऐसे होगा तो ये अगल बगल की एयर को धक्का मारेगा, दबाएगा, दबाएगा तो वहां मॉलिक्यूल की गैदरिंग बढ़ेगी, वहां मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ेगी, वहां का प्रेशर बढ़ेगा, वहां बनने का चांस है कंप्रेशन, वहां बनता है कंप्रेशन। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे जाता है तो ये यहां के एयर को कंप्रेस करता है, वहां पे बनता है कंप्रेशन। फिर ये यहां से फिर अपने नेचुरल में आता है, फिर पीएटीएम, फिर अंदर को ऐसे जाता है, क्या बनता है? रेयरफैक्शन, एयर को सक कर लेता है, फिर नेचुरल में पीएटीएम, फिर बाहर कंप्रेशन। यानी हर एक कंप्रेशन के बाद पीएटीएम, रेयरफैक्शन, पीएटीएम, कंप्रेशन, पीएटीएम, रेयरफैक्शन, पीएटीएम, कंप्रेशन। कंप्रेशन में पीएटीएम से प्रेशर बढ़ ज्यादा और रेयरफैक्शन में प्रेशर पीएटीएम से कम। कितना ज्यादा कितना कम वो सब अभी डिटेल बातचीत होगी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो साउंड वेव है वो प्रोग्रेस करता है इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो बताओ, जब ये प्रोंग, ये इनका नेचुरल पोजीशन था ऐसे, और जब ये बाहर की तरफ गए ऐसे ऐसे, ठीक। तो बताइए यहां वाली जो एयर है
उस एयर को इन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्रेस ऐसे। तो यहां पर क्या बना, कॉम्प्रेशन। और जो पीएटीएम था वो आगे चला गया, ये पीएटीएम। ठीक, सुनो, ये ना समझना कि ये मॉलिक्यूल आगे चले गए, नो, मॉलिक्यूल केवल वहीं क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। प्रेशर का वेरिएशन स्टार्ट हो गया, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये हम दूर दूर दिखाने का मतलब है, ये पास दिखाने का मतलब यहां डेंसिटी ज्यादा, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्रेशर वेरिएशन का। अब देखो फिर ये जब अपने नेचुरल में आए तो बताओ यहां पर फिर क्या, पीएटीएम, क्यों आगे क्या चला गया, आगे चला गया कॉम्प्रेशन ऐसे। तो हम ज्यादा बबल्स ना बनाते हुए सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, नो कंफ्यूजन। ऐसे देखिए, अब यहां फिर पीएटीएम, यहां आगे चला गया कॉम्प्रेशन और यहां आगे पीएटीएम ऐसे। अब ये अंदर को आएंगे, देखना ये इनका नेचुरल था ऐसे, ये नेचुरल था, अब ये थोड़ा अंदर आ गए यूं, अब ये प्रॉन्ग अंदर आए। अच्छा ये फोटो टी बराबर 0 का है, अगर सुनो ये फोटो कब का हुआ, टी बराबर T/4 का, ये फोटो टी बराबर T/2, ये फोटो 3T/4 का। और बताओ यहां पर जैसे ये अंदर को आएंगे तो ये यहां की एयर को अपनी तरफ सक करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर घट जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, रेयरफैक्शन। आगे क्या था, पीएटीएम, उसके आगे क्या था, कॉम्प्रेशन, उसके आगे क्या था, पीएटीएम। इस तरीके से चल रहा है। और फिर जब ये नेचुरल में आएंगे टी बराबर टी पर, तो क्या बताइए, फिर से यहां पीएटीएम आ जाएगा, इसके आगे रेयरफैक्शन, इसके आगे पीएटीएम, इसके आगे कॉम्प्रेशन, इसके आगे पीएटीएम। क्या वन वेवलेंथ क्रिएट हो गया। ये एक कंप्लीट वेव है, ये एक कितने टाइम में वन कंप्लीट वेव क्रिएट होती है, 1 टाइम पीरियड में। यानी अगर हमें वन वेव क्रिएट करनी है तो कितना समय लगेगा, पार्टिकल के एसएचएम का 1 टाइम पीरियड। क्यों इसे वेवलेंथ कहते हैं, अब बात मुझे समझ में आ रही है। देखो हमने पढ़ा था स्पीड बराबर, सॉरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। देखना ध्यान से, बात अपने आप निकल के आ गई, बात अपने आप निकल के आ गई। ये दूरी, इतनी लेंथ को हम क्या बोलने जा रहे हैं, लैम्डा। एक कंप्लीट वेव हम 1 लैम्डा में कह रहे हैं, तभी तो उसे वेव की लेंथ कह रहे हैं, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी, और टाइम पीरियड कितना, टी, समय लगा टी। तो अगर ये वेव सी स्पीड से जा रहा है, साउंड की स्पीड अगर सी मान लें, तो अगर ये सी स्पीड से जा रहा है तो 1 टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ेगा उसी का नाम लैम्डा। तो बताओ लैम्डा बराबर सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो बताओ वेव स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पढ़ते हैं हम लोग। वेव वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो इसे हम लोग क्यों वेवलेंथ कह रहे हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट वेव की लेंथ है, जो कि वास्तव में वेव ने कवर करी कितने टाइम में, 1 टाइम पीरियड में। यानी 1 टाइम पीरियड में वेव जितना आगे बढ़ता है उसका नाम लैम्डा है। सर मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वेव अपनी पोजीशन वापस रिपीट करता है, मतलब इसके बाद वापस कंप्रेशन करेगा, तो वेव ना कहो उसको, ये कहो कि प्रेशर का फ्लक्चुएशन, दो नियरेस्ट पार्टिकल जो प्रेशर के मामले में सेम फेज में आ जाए, उनके बीच का गैप 1 लैम्डा। तभी तो कह रहे हैं दो नियरेस्ट कंप्रेशन के बीच का गैप 1 लैम्डा, दो नियरेस्ट रेयरफैक्शन के बीच का गैप, लेकिन दो नियरेस्ट पीएटीएम के बीच का गैप 1 लैम्डा नहीं होगा, क्योंकि दो नियरेस्ट पीएटीएम आउट ऑफ फेज में होते हैं।
कितना फेज डिफरेंस, पाई पाई, राइट। भाई दो नियरेस्ट पीएटीएम देखो, इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा, लेकिन दो नियरेस्ट कंप्रेशन के बीच का गैप लैम्डा, उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई। अच्छा एक बात और बताना हमको, हम लोग जब रस्सी वाला वेव पढ़े थे तो उसके वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका बनाया था, ग्राफ बनाया था, y किसके साथ दिखाते थे, x के साथ, एट एनी टाइम t बराबर t, यही तो कहते थे। y क्या होता था, वहां ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, x इज द, तो किसी एक फिक्स टाइम पर हम अलग अलग जगह के पार्टिकल का देखते थे कि कौन मीन से कितना ऊपर कितना नीचे, ये पढ़ते थे ट्रांसवर्स में। तो बात समझना बढ़िया से, अगर तुम ये सब मीनिंग समझ गए तो फिर वेव कठिन नहीं है। लोगों को दिक्कत पता कहाँ है, वो उसका रियल मीनिंग नहीं समझ पाते क्या है ये, जो हम लोग पढ़ते हैं भाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो उसमें हम टी को फिक्स कर दिए, अब हम अलग अलग एक्स के पार्टिकल का अलग अलग वाई देख रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में हम अलग अलग जगह के पार्टिकल का अलग अलग वाई देखने का मतलब कि मीन से कौन कितना ऊपर या कितना नीचे। तो ट्रांसवर्स वेव के रिप्रेजेंटेशन का एक ही वेव फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो बातें नजर आ रही मुझे, एक तो अलग अलग जगह का पार्टिकल है, अलग अलग जगह के पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहे हैं, तो एक तो उनका डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और वो डिस्प्लेसमेंट y विल बी अलोंग x। देखो कंफ्यूजन आना शुरू, क्योंकि वहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किसके अलोंग, x के अलोंग, लेकिन लिखते हैं उसको भी किससे है, y से। तो एक स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया हमने y, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव अलोंग x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है वेव फॉर्म डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, कि पार्टिकल का मीन से कितना राइट या लेफ्ट होना है जगह के हिसाब से। ट्रांसफर में क्या होता था, मीन से कितना ऊपर या नीचे है जगह के हिसाब से। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल मीन से कितना राइट या लेफ्ट है उनकी पोजीशन के हिसाब से। दूसरा एसएचएम करने से यहाँ प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है, तो दूसरा वेव फॉर्म है प्रेशर फ्लक्चुएशन, प्रेशर वेव फॉर्म, कि किस जगह का पार्टिकल कितना प्रेशर रख रहा है, पीएटीएम से कितना ज्यादा या, तो उसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव है, उसके रिप्रेजेंट करने के कितने वेव फॉर्म, दो, एक डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और एक एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म। एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म का मतलब है पीएटीएम से कितना ज्यादा या कम प्रेशर वेव फॉर्म, जबकि रस्सी वाली वेव को रिप्रेजेंट करने का एक ही वेव फॉर्म है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। क्लियर है? अच्छा एक बात और बताओ, मैं तुम्हें ऐसे दे दूं y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये ग्राफ बनाया मान लो, कहते हैं ये वेव है, बताओ ये ट्रांसवर्स वेव की लॉन्गिट्यूडनल वेव, तुम कहोगे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म लिखा है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म रस्सी में भी होता है, साउंड में भी होता है। अब हम ये कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेव के डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूडनल, और ये डिस्प्लेसमेंट वेव के परपेंडिकुलर है तो प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ दे दूं डेल्टा पी एक्स, ऐसे ग्राफ बना दो, ये बताओ ये केवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म, क्योंकि रस्सी में एक्सेस प्रेशर का कोई वेव फॉर्म नहीं होता, राइट। एक बात और समझो, साउंड का लॉन्गिट्यूडनल का जो दो वेव फॉर्म होता है उनके बीच में हमेशा π/2 फेज डिफरेंस होता है।
साउंड के वेव फॉर्म कितने होते हैं? दो, एक डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और एक एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म। यानी साउंड का जो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म होता है और जो एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म होता है वो हमेशा π/2 फेज डिफरेंस पे होते हैं। कितना? यानी अगर ये साइन फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट तो प्रेशर कोसाइन होगा। ये कॉस का ग्राफ बनाया मैंने। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के दोनों वेव फॉर्म में हमेशा कितना फेज डिफरेंस? π/2। यानी एक बात और समझ में आ रही है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा साइन में तो कोसाइन में जीरो होगा, डेल्टा भी जीरो, मतलब वहां का एक्चुअल प्रेशर PATM। लेकिन वो पार्टिकल मीन का है कि एक्सट्रीम का है? एक्सट्रीम का। तो इसका मतलब जब पार्टिकल साउंड वेव बनती है तो ऑसिलेट करते हैं, तो जहां एक्सट्रीम पोजीशन होती है y = +a या y = -a, वहां पे पक्का PATM होता है। वहां पे पक्का, यानी पार्टिकल SHM के दौरान जब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो वहां पे हमेशा PATM बनता है। लेकिन जब साइन में y 0 होगा उस समय कोसाइन में डेल्टा P मैक्स होगा, तो वहां पे प्रेशर का या तो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन। यानी कोई तुमसे सवाल ये कर ले, बताओ कंप्रेशन रेयरफैक्शन SHM वेव फॉर्मेशन के दौरान पार्टिकल के SHM की मीन पोजीशन है कि एक्सट्रीम पोजीशन? तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पार्टिकल के SHM की मीन पोजीशन, जबकि PATM उनके SHM की एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज बोथ वेव फॉर्म हैविंग फेज डिफरेंस π/2। बात समझ में आ रही? हेड डालिए, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। हटा दो इसको, मैं यहां लिख दूं चाहो तो। डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म किसका? डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। एंड एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म किसका है? बोलो बोलो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म of longitudinal wave are at π/2 फेज डिफरेंस। क्यों? हमेशा हमेशा बात होगी, यानी एक अगर साइन फंक्शन होगा तो एक कोसाइन फंक्शन होगा। हेड डालिए, जनरल इक्वेशन ऑफ हेड डाले, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। 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 तो इसमें लिखिए जनरल इक्वेशन y विल बी फंक्शन ऑफ x, t, टू वेरिएबल। y विल बी फंक्शन ऑफ x एंड t। x क्या होगा? अब पिट जाओगे, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? अरे अभी अभी बता गए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कहां डिस्प्लेसमेंट में चले जा रहे हो तुम? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। t क्या है? व्हाट इज t? एट एनी इंस्टेंट, यानी ये टाइम इंस्टेंट है। क्यों भाई? किसी क्षण बात हो रही है, इस समय की बात हो रही है कि t बराबर 1 सेकंड पे, तो t की जगह 1 रख देंगे। x बराबर 10 का पार्टिकल, यानी पूरी रस्सी है मान लो, तो
तो रस्सी में हम कहेंगे जब हमने 1 सेकंड पे देखा तो वहां x बराबर 10 मीटर वाला पार्टिकल अपने मीन से ऊपर है कि ऐसी बात करेंगे। x हो गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल, t हो गया टाइम इंस्टेंट। अब आता y क्या है, y के बारे में लिखें पहला पॉइंट, ऐसे पहला पॉइंट लिखें y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along y direction, y equal to displacement of particle along y direction in case of transverse or string wave, in case of transverse or string wave, right? तो बताओ रस्सी वाली वेव में y वास्तव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन, क्योंकि रस्सी में वेव जा किसके अलॉन्ग रहा है, x के अलॉन्ग। दूसरा पॉइंट लिखें इसी में y इक्वल टू, यही y इक्वल टू प्रेशर, y इक्वल टू प्रेशर, यही y प्रेशर बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along x in case of longitudinal sound wave, in case of longitudinal sound wave, ठीक है। यही y, तीसरा लिखें y इक्वल टू, यही y इक्वल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, y इक्वल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, y इक्वल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो यही y क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी सुनो, जनरल फंक्शन होता है y विल बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t। टू वेरिएबल क्यों, एसएचएम में याद करो, एसएचएम में हम y फंक्शन पढ़ते थे किसका, ओनली टाइम का, वास्तव में वहां x पढ़ते थे क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल में पढ़ते थे। लेकिन अगर स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल कराएं तो y विल बी फंक्शन ऑफ ओनली टाइम, क्योंकि वहां एक ही पार्टिकल था और वो समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता था। लेकिन यहां तो इनफाइनाइट पार्टिकल है, पूरी रस्सी एसएचएम कर रही है, पूरा एटमॉस्फेयर वाइब्रेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अलग अलग जगह का पार्टिकल अलग अलग टाइम पर किस y पर है, ये मतलब हुआ। इसीलिए यहां पे y इज वेरिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पोजीशन एंड टाइम, राइट। यहां से हम लोग आगे बातचीत करेंगे कल की क्लास में।